अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। कुछ रोज कबल पाकिस्तान का दौरा करने वाले ईरान इसराइल पर सख्त मौकिफ रखने वाले ईरानी सदर गुज़िश्ता शब हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान में आज ईरानी सदर की शहादत पर यौम सोग भी मनाया जा रहा है और इस मौके पर कौमी परचम भी सुरनगू रहेगा। दूसरी जानब पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत की बात करें तो वो भी अपने जोरों पर है। सियासी और मौशी सख्तियों ने लोगों का जीना दो भर कर दिया है। अवाम जो हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो अब मायूस हो गए हैं। इदारों और अदलिया के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है। सियासी जमातों में अदावतें बढ़ती जा रही हैं और अदावतें खत्म होने के बजाय मजीद गहरी होती जा रही हैं। मुल्क के मसीहाओं के पास अवाम के लिए बात करने को कुछ नहीं। जिक्र है तो बस लंदन प्लान का। ये प्लान भी दो तरह के हैं, एक वो जिस पर नून लीग बात करना चाहती है और जिसका तस्करा बानी पीटीआई मुसलसल कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता हफ्ते एक बार फिर 2014 के लंदन प्लान का जिक्र किया और नून लीग के खिलाफ जो साजिश हुई, जो मुदाखलत का इल्जाम लगाया गया, उस पर भी खुलकर बात की। नवाज शरीफ ने पिछले 40 साल में अपने साथ होने वाली ज्यादतियां भी गिनवा दी और उन्होंने बताया कि खुद सहूलतकारी करके कौन कौन सी हुकूमतें गंवाई गई। उन्होंने ये नहीं बताया कि कब, कैसे और किसके कहने पर 2022 में अदम एतमाद आई और नून लीग ने पीएमडी की सूरत में एक बेनिफिशरी कैसे बनी। इन सब महरक़ात पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद होंगे, सबसे पहले आपका तारुफ कराऊंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी शैला रजा साहिबा का। शैला साहिबा, मिस 6 जजेस का मामला हो, खत का मामला हो, मईशी बहरान का हो, लग रहा है कुछ महसूस सा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी हर मामले में थोड़ी थोड़ी खामोश नजर आ रही है या फिर मंजर आम पर गायब है। ये कोई स्ट्रैटेजी है पीपल्स पार्टी की? अच्छा, सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमान और ईरान की कौम और ख़ास तौर पर इब्राहिम रईसी शहीद की ज़ौजा, उनकी बेटी, क्योंकि हम अभी पिछले महीने हमारी मुलाकात हुई, इन सब से ताज़ियत करती हूँ। ईरान कौम पर एक बड़ा वक्त है और अल्लाह ताला इस मुश्किल में उनकी मदद करे। और बहुत बड़ा हादसा है और हम सब उनके साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मज़बूत, बहादुर और आवाज़ थी सदर इब्राहिम की, इस तरह से ईरान इस आवाज़ को जो है बरकरार रखेगा और मुसलमानों के हक़ में अपने दलाइल हमेशा इसी मज़बूत आवाज़ से आएंगे। अब आपने मुल्क की सियासत की बात की। देखिए, हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि हम हुकूमत में बैठ जाएं और पार्ट ऑफ कैबिनेट बने, लेकिन अगर आप हमारे मैनिफेस्टो को देखें तो वो पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो नून लीग के मैनिफेस्टो से काफ़ी चेंज है। और तो हमारे पास एक यही मौका है कि हम जमहूरियत को भी डीरेल ना होने दें, पार्लियामेंट का रास्ता खुला रखें। और नून लीग को हमने दावत दी है कि वो अपने मैनिफेस्टो के साथ मुल्क को लेके आगे बढ़ें और जो वो उनकी पॉलिसी ज़ाहिर हर पार्टी अपने हिसाब से मैनिफेस्टो बनाती है और अपने हिसाब से उसमें मुल्क के लिए एक बेहतरी का रास्ता होता है। किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो पे शक नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि एक हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि इस तरह नून लीग को ज़्यादा आसानी होगी और वो जो है उनके जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह अपनी पार्टी के साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर हम हुकूमत में बैठेंगे तो हमारी भी मिनिस्ट्रीज़ जो हमारे पास आएंगी, ज़ाहिर है उनके पास से ही आएंगी। तो बेहतर यह है कि वो स्ट्रांगली अपनी पार्टी को इंटैक्ट रख के करें। अब दूसरा रास्ता ये था कि तड़ाम भड़ाम कर दें और बस, अच्छा, यानी मसलहतन हमें फिर नहीं आपकी मिला तो कोई खामोशी है भी कि हुकूमत ना हुकूमत को। बनाए। बिल्कुल सही, यानी कि मसलहतन तो आपने किया कि लेकिन हुकूमत अपना हमें काम जहाँ पूरा कर बोलना ले, अपने होता है, बाजुओं पे कर ले। हमें जहाँ बोलना होता है, हमें हाँ। जहाँ बोलना होता है वहाँ हम ज़रूर बात करते हैं। हमने बात की है कि आप सारा गंदम ख़रीद लें, हमने बात की है कि किसानों को जो मुजाहरे कर रहे हैं उन्हें गिरफ़्तार ना करें। हम बात कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की और ये सारी बातें हम कर भी रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि एक पार्टी अपने मैनिफेस्टो को अगर लेकर अच्छे काम कर रही है तो हम उसके रास्ते में सिर्फ इस वजह से कि हम हुकूमत में नहीं है रुकावट ना बने।
तो जहाँ अच्छा, हमें अच्छे बोलना काम होता कर है रही है जिस ना, फोरम पे इस हम पे तो बात आप भी एग्री करते हैं। हैं? अच्छे काम कर रही है, इस पे आप एग्री हैं? देखिए अभी हमें अभी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप किसी से भी पूछें तो वो कहेंगे कि 38 इन्फ्लेशन का रेट था और वो 17 पे आया है। और हम्म। ये अच्छे आशारिये हैं और अल्लाह बेहतरी करने वाला है। हम जो है जमहूरियत को लेके चल रहे हैं, जहां हमें बोलना होगा हम वो ज़रूर बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुसरत साहिबा, क्या वजह है कि पीटीआई पीपल्स पार्टी भी कह रही है मुज़ाकरात करने, नून लीग भी कह रही है, राना सनाउल्लाह बहुत दफा दावत दे चुकी हैं, क्या मकबूलियत खो जाने का डर है या वजह कुछ और है कि आप लोग मुज़ाकरात की मेज पर आना नहीं चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस वक्त ईरानी कौम और वाकई ये शैला ने सही बात की कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक बड़ी मज़बूत आवाज़ थी रईस इब्राहिमी की, और उनकी पूरी फैमिली, पूरी ईरानी कौम जिस सदमे से दो चार है, तो हम दुख की इस घड़ी में एक इस्लामी हमसाया बरादर मुल्क की हैसियत से अपनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। और हम्म। इस वक्त अफसोसनाक ये जो सान्या पेश आया, और सबसे दुख इस बात का भी है, यादें, खूबसूरत यादें, कि अभी रिसेंट पास्ट में 1 महीना पहले उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया, और बड़ी एक जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं उनमें एक पढ़ी लिखी शख्सियत और एक बड़ी पॉजिटिव शख्सियत थी इनकी। इन्होंने जिस तरह से मशरिक़ वस्ता के ममालिक में हमेशा मुसलमान ममालिक को जोड़ने की बात की, बड़े बड़े ठीक है। तनाज़ात को हल करने की तरफ हमेशा इनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता था। तो एक सेन वॉइस मुस्लिम उम्मा की आज उनकी शहादत है, तो हम सारे दुख की घड़ी में अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। दूसरा, मैं एक और भी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, सबसे पहले हम सब, हमारा किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर हमारी पर्सनल वाबस्तगियाँ हैं। तो हमारी ठीक है। पार्टी के एक दरीना कारकुन, बड़े पॉजिटिव कारकुन मुजाहिद अली शाह, जो 9 मई के वाक़यात में गिरफ़्तार हुए थे और बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गए थे, लेकिन बीमारी की हालत में भी उन्हें हॉस्पिटल की फ़ैसिलिटी नहीं दी गई। अभी चंद दिन पहले, 1-2 हफ़्ते पहले उन्हें हॉस्पिटल, शालीमार हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। आज वो कारकुन बेचारा, उनकी रहलत हो गई है। तो मैं अपनी पीटीआई की फ़ैमिली और उनकी मुजाहिद साहब की, शाह साहब की फ़ैमिली के साथ भी ताज़ियत करती हूँ, और अपील भी करती हूँ मुक़्तदर हलकों से, अपनी आला अदलिया से, कि जिनको आप ज़िम्मेदार ठहराना चाहते हैं, थोड़ा सा इस प्रोसेस को स्पीडी करें, और बाकी जो बेगुनाह कैदी हैं, या ये कोई खुदा ना खास्ता कोई गैर मुल्की कैदी तो नहीं है, तो इनके साथ कम अज़ कम जो लोग इतने सीरियसली मतलब किसी बीमारी का शिकार हो गए अंदर जाके, या जिनको मुहलक बीमारियां लग गई, उनको टाइम पे अगर हम हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे ठीक है, देते तो ये कीमती जान ज़ाया लेकिन ना आप लोग होती। मुज़ाकरात क्यों नहीं जाना तो करना हमने चाहते? अपने कोई वक्त खास पे है, वजह है? लेकिन अगर टाइमली, देखो हर एक का एक वक्त मुकर्रर है, हर एक ने अपने वक्त पे जाना है, लेकिन ये घर वालों को, फैमिली को, हमें आज दुख है कि शायद वो टाइम पे हॉस्पिटल जाते तो एक जान ज़ाया ना होती, या उसको इंसाफ मिल जाता टाइमली, तो शायद वो बच जाते। ये काश तो रह जाता है फिर। जी, आप बात कर रही ठीक थी। है, बिल्कुल। मैं यही पूछ रही थी कि पीपल्स पार्टी आपको वेलकम करती है, नून लीग वेलकम करती है, कमिंग टू द पॉइंट, व्हाई पीटीआई सो रिलक्टेंट टू सिट ऑन द टेबल? क्यों नहीं मुज़ाकरात करना चाहती, डायलॉग क्यों नहीं करना चाहती? नहीं, नहीं, हम कभी भी डायलॉग से, तो हमने कभी भी इनकार नहीं किया, बल्कि जब जब हमने डायलॉग की बात की तो इसको हमारी कमज़ोरी समझा गया, क्यों ना डायलॉग किया जाए। बट फॉर द लाइक, मुझे ये बताएं कि मुल्की मसाइल के ऊपर पीटीआई ने कभी भी डायलॉग से इनकार नहीं किया, ना करना चाहिए किसी भी सियासी जमात को, और उस सियासी जमात के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है जिसके पास जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात हो। आज भी हमारी अगर अगर देखा जाए एक सिंगल पार्टी की हैसियत से, तो सबसे ज़्यादा सीटें आज भी हमारे पास हैं। तो जिसके पास मैंडेट सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी आयद होती है। लेकिन हमारा ये मानना है कि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी की बजाय हम इनसे किसी भी किस्म की, किसी से भी रिलीफ नहीं चाहते कि जी हमारे केसेस माफ़ कर दें तो ये कर दें। बट मुल्की इश्यूज़ के ऊपर, जैसे सबसे पहले खान साहब ने 1 करोड़ दफ़ा ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कही थी कि पाकिस्तान का जो हकीकी मसला था वो तो फिर फ्री इलेक्शन था।
कि वो हल बिल्कुल होगा, सही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की बाकी सारे मसाइल इसके साथ लिंक करते हैं ना। तो वो जितना फेयर ठीक है। फ्री हुआ वो आपको भी पता है, कौम को भी पता है कि फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, 47 के तहत कुछ लोगों को पार्लियामान के अंदर उनकी अक्सरियत करने के लिए पहुंचाया गया। बहरहाल स्टेबिलिटी तो नहीं आई, मुल्की मसाइल तो वहां के वहां खड़े हैं। लेकिन मैं एक और इशू, अभी शैला रजा साहिबा ने फरमाया ये इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी है, इनकी अपनी पार्टी की हद तक ठीक है कि भाई इस तरह मतंजन बनने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह पहले था कि फिर भाई किसके ऊपर जिम्मेदारी ठहरेगी कि भाई कौन, जिस तरह से पहले हुआ 16 महीनों में। लेकिन उसमें मैं ये कहती हूँ कि अगर ये इश्यूज को हाईलाइट कर भी रहे हैं, एक पंजाब के बाद बड़ा सूबा सिंध है, उसमें इनकी हुकूमत भी है, इनका हाईलाइट खाली करना नहीं बनता, इशू रेज करना नहीं बनता। एक इनकी इत्तेहादी तो है ना हुकूमत में, किसी ना किसी तरह ये लोग किस तरह से हैं, मसलन प्रेसिडेंट इनके हैं और इनकी बैकिंग की वजह से वो आज प्राइम मिनिस्टर है ना, इनके वोट की वजह से। ऑल्दो इन्होंने गवर्नमेंट का हिस्सा उस तरह से नहीं बने, मिनिस्ट्रीज नहीं ली, लेकिन क्या मैं ये सवाल करती हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं करती, क्या जो गंदम का इशू आया, जो किसानों का इशू आया, क्या इनका सिर्फ इशू रेज करना बनता है या उस इशू के मसाइल, उन इशू को, उन मसाइल को हल करने के ऊपर इनको इन्फ्लुएंस करना बनता है? मेरा ख्याल है कि इनका किरदार इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ये मसाइल के हल की बात करें ना कि इशू रेज तो हमने करना है, हम ऑपोजिशन है। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत, क्योंकि हमारे तो इख्तियार में नहीं है, इनके इख्तियार में किसी न किसी तरह है, ये कह सकते हैं, ये प्रेशर डाले। बिल्कुल। और दूसरा ये कि इदारों में तसादम ना हो, और राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। क्या सोचा है जरदारी साहब ने, वो इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं, और क्या यही एक ऑप्शन है कि इदारों के दरमियान जो टेंशन है वो खत्म हो सके? अच्छा, मुझे मुसर्रत जमशेद चीमा ही की आवाज़ लग रही है, ये वही है क्योंकि हम अभी देख नहीं पाते। जी जी वही है जी, मैं ही हूँ आपा। वही है। एक तो मुझे बहुत खुशी है, मुसर्रत बड़ी लॉयल अपनी पार्टी की वर्कर हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा और खड़ी हुई हैं। मैं खुद एक वर्कर हूँ और मैं एक वर्कर के जज्बे को सलाम करती हूँ और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपके वर्कर का इंतकाल हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप हस्बैंड एंड वाइफ जिस तरह से सियासत में हैं, और अल्लाह आपको हिम्मत दे। और हमारी ये दुआ है और ये हम ख़ुद भी पूछते हैं कि जो बेजुर्म लोग हैं, एक तो एक्सपेडाइट करें केसेस को, और जो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं उनकी रिहाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, इससे बड़ी क्या बात होगी कि हमने खड़े होकर इस पे बात की है मुसलसल के किसान लीडर की गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए। उनको मिसाल दी है चेयरमैन बिलावल ने, और हमने भी कि आलू जो हैं वो इतने ज़्यादा हुए थे कि सिंध गवर्नमेंट नहीं ले सकती थी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा कि ये लें, और चाहे हमें समंदर में फेंकने पड़े, क्योंकि किसान ने तो ये उगा लिए हैं। अब यहाँ पे गंदम पे भी चेयरमैन बिलावल ने कहा कि आप उसे गज़ा में भेज दें, फ़लस्तीन में वहाँ पे भेज दें, लेकिन आप सबसे गंदम लें। और अब यह है कि मुख्तलिफ स्ट्रेटजी में उसकी ख़रीदारी भी शुरू हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप हाउस की कार्रवाई देख रहे हों तो जितनी ज़्यादा सिंध के अवाम ने, हालांकि सिंध का लेटर भी मौजूद था और जिसमें ये कहा गया था, जो वहाँ के केयर टेकर सीएम थे उनको बिल्कुल सही ब्रीफिंग दी गई थी, उनका लेटर भी मौजूद था कि गंदम सिंध में एनफ होगी, ना मंगाई जाए। और सबको ही पता था कि क्लाइमेट चेंज से जो एक फ्लड की सूरत हाल हुई थी, उसके बाद बम्पर क्रॉप्स होना है। तो ऐसा नहीं है कि इन पे एक पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस जो है उसने अपनी स्पीच में पूरी ये मिसाल दी है, और रोज़ाना बात होती है, क्योंकि सिंध के भी ग्रोअर्स जो हैं वो MNAs भी हैं और वो बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है तो उसको IMF से लेकर और ख़ुद जो है औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी सराहा है कि सिंध की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बड़ी शानदार है। और जो सारे कराची में जितना काम हो रहा है, हमने 5 साल पहले 802 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लिए थे, जिसमें ये सारा जो कराची आज मुख्तलिफ नज़र आ रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है और जो हुआ है वो उसी से हुआ है। तो हम उनको
देखिए मिसाल दे सकते हैं ना अपनी, लेकिन जब हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी इस वक्त चेयरमैन ने सही अपनी स्पीच डायरेक्शन में नहीं ये भी दे कहा था सकते, जब पहली डायरेक्शन नहीं स्पीच हो दे रही सकते, थी, तो अथॉरिटेटिवली जब नहीं दे सकते। पीटीआई ने कहा था कि आप गवर्नमेंट में आ जाएं, तो उस पर चेयरमैन ने कहा था कि अगर आप भी गवर्नमेंट बनाते हम आपको भी, क्योंकि सिंपल तो मेजोरिटी नहीं है, शैला, हम आपको इस भी पूरे सपोर्ट मामले करते में लेकिन जरदारी साहब पार्ट ना जजेस बन वाले के। मामले को टैकल करने के लिए कुछ करेंगे? देखिए अब मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आएंगे, मामला सब जुडाइस है, इस वक्त कोर्ट में चल रहा है, और हुकूमत की तरफ से ये बात हुई है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटल किया जाए, क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में है। तो अब या तो जो कंप्लेनेंट हैं वो विड्रॉ करें तो बात हो सकती है, किरदार हर चीज़ में अदा करना चाहिए, लेकिन ये मामला अब कोर्ट ही डिसाइड करेगा या कंप्लेनेंट के वो विड्रॉ करे, और उसके ऊपर भी कोर्ट ये कह सकती है कि इतना सीरियस मैटर है, कोर्ट में आया है तो हम इसे देखेंगे। तो मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, और ये मैं बार बार कहती हूँ कि देखें, हमारी 100 शिकायतें हो सकती हैं हर एक से, हर हुकूमत से, हर डिपार्टमेंट से, हर इससे, लेकिन हमारे लोगों के लहजे, हमारे लोगों के अल्फाज के चुनाव इतने गलत होते जा रहे हैं कि मैं हैरान होती हूँ जब मैं सुनती हूँ वो अल्फाज और वो लहजे कि ये हमारे कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स के लहजे और अल्फाज ये जो हमें बात इस पे आप बहुत शैला तवज्जो साहिबा कर देनी रही हैं, चाहिए। इसी को और मैं इस थोड़ा वक्त सा पैनल जो है ना, करके- हम खवातीन बिल्कुल। तीनों बैठे हैं, हम तीनों खवातीन बैठे हैं, हम माएँ भी होती हैं, तो हम पे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों के बिल्कुल कानों होती में है, गलत बिल्कुल होती है। अल्फाज, और ये गलत बड़ा अच्छा रवैये आपने और पॉइंट गलत रेज किया चीज़ें न मुसरत जाने साहिबा। दें। ये गंडापुर साहब को थोड़ा समझाइए, आप पार्टी की बड़ी पुरानी कारकुन हैं। वो कुंडी साहब कहते हैं आए हम मिल बैठ के काम करें, कुंडी साहब को अलग धमकियां मिलती हैं, वफाक को अलग धमकियां दे रहे हैं, कभी कहते हैं मैं स्विच बंद कर दूंगा, कभी कहते हैं बिजली नहीं जाने दूंगा। इस माहौल में आपके सूबे में हुकूमत है, केपी में, आपका वर्किंग रिलेशनशिप कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं शैला आपा की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरे लिए शी इज़ काइंड कि उन्होंने जो मेरे लिए अल्फाज का इस्तेमाल किया। दूसरी, मैं इनकी बात से ना इत्तफाक भी करती हूँ। देखें, जितनी भी जब ये हीट और टेम्परेचर पॉलिटिकल पार्टीज़ और हम नुमाइंदों के दरमियान बढ़ता है तो वो ट्रांसफॉर्म होता है नीचे पब्लिक में और हमारे कारकुनान में। और पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2-3 साल से इतनी नफ़रत, इतनी हम लोगों के अंदर कड़वाहट कि वो हमारे माशरे में डिस्प्ले हो रही है। और ये किसी एक जमात की तरफ से नहीं है, ये इंक्लूसिव हमें बात करनी पड़ेगी। जब मैं कहूँगी कि ये गलत है, हम सही हैं, तो हल नहीं निकलेगा इस मसले का। मसलन अभी जिसमें मैं इनको और अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, जिस तरह से जरताज गुल के ख़िलाफ़ एक हमारे मेंबर ने जो बदजुबानी की, उनके साथ बदतमीज़ी की, सारी ख़वातीन, मुझे इतनी खुशी हुई कि तमाम बशमूल शैला आपा के सब ने इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आज उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ, शैला साहिबा के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो एक तो ये कि ये जो पर्सनल ज़ातियात पे होना, हमारी आखिरी तरजीह भी अब हमें सोचना पड़ेगा कि होनी चाहिए कि नहीं। आखिरी मैं इसलिए कह रही हूँ कि समटाइम्स इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि जब आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, आपके लीडर के ऊपर जब जाती अटैक हो रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रोवोक हो जाते हो। उस पर भी मैं कहती हूँ कि जो समझदार लोग हैं उनको तहम्मुल से, क्योंकि लोग आपको देख रहे होते हैं, पढ़े लिखे लोग बहुत तंग पड़ते हैं, इस वजह से आप सोच लो, गौर करो कि चैनल्स की व्यूवरशिप कहाँ चली गई है। लोग हमें खबरों में नहीं देखना चाहते, लोग टॉक शोज नहीं देखना चाहते, नहीं समझाया जाता, क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो मैं उसी तरफ आ रही हूँ, डायरेक्शन देते हैं। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक ये है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना। एक ये है कि जज्बात के अंदर अपने जो सूबे की महरूमी है, अवाम की महरूमी है, जिनका मैंडेट लेके इतनी कुटापा चढ़ा हमें, जो हमारे कारकुनान का हशर हुआ, किसी से ढका छुपा नहीं, उसके बाद लोगों ने जिस मुश्किल में जान जोखों में डाल के पुल सरात पे गुजर के वोट डाला, तो अगर आप उनके इश्यूज़ को हाईलाइट नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा। लेकिन अच्छे तरीके से भी हाईलाइट किया जा सकता है, एग्रेसिव हुए बगैर भी किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि
यहाँ पे दो तरफा जब ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती है, मेरा ये मानना है। दोनों को मिल बैठ के, और देखो कुछ चीजें जेन्युइन है, मसलन मैं ये बताऊं, मुझे ये बताओ ये, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का कोई खास कसूर नहीं है। सुने सुने, आप सॉफ्ट स्पोकन है, मैं आपको गंदम का बताती हूँ, बात करते हैं। मुझे बताओ पंजाब में वो नहीं करती पसंद, चाहे वो केपी की हो चाहे कहीं मेरी बात सुने, मेरी अर्ज सुने ना, मुझे ये बताओ, क्या मुझे ये बताओ पानी कहाँ से आता है, केपी कैसे आता है, या सिंध से हमें जो कुछ मिलता है, कुछ बलोचिस्तान से की सुई की गैस हम सुई की इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी क्या बाउंड्रीज लगती हैं सूबों के दरमियान? कोई दूसरा मुल्क है कि गंदम अगर आपने पंजाब में जो कुछ कर लिया, वफाक ने जो कुछ कर लिया, अगर एक सूबा खरीदना चाहता है, देखो मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, बल्कि आप उनको इनकरेज करो कि पंजाब के किसान जो रो रहा है, जो रूल रहा है, वो केपीके की गवर्नमेंट खरीदना चाहती है, उन्हें खरीदने दें। नहीं तो खरीदें, वो तो खरीद चुकी है, उन्होंने तो खरीद ली है। शैला साहिबा, आपका क्या टेक है इस चीज के ऊपर के? नहीं, पंजाब वाले अलाउ नहीं कर रहे ना। मैं ये बात करना चाहती हूँ, देखिए किसी भी सूबे के वजीर आला का बिल्कुल ये राइट है कि अपना हक मांगने के लिए वो बिल्कुल आगे आए, और उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक तो उसका सारा इलेक्टोरल कॉलेज अवामी रिप्रेजेंटेटिव पे होता है, और फिर वो भी एक हल्के के साथ साथ उन सबको भी लीड कर रहा होता है। यहाँ पे उनकी कोई डिमांड गलत नहीं है। मैं मानती हूँ उनकी कोई डिमांड गलत नहीं है, क्योंकि हम भी जब सूबाई हुकूमत होते हैं तो हमें तरीक़े की बात है, लहजे की बात है, अल्फाज की बात है। हम भी जब सूबाई हुकूमत होते हैं तो यकीन करें हम रो रहे होते हैं NFC के अकॉर्डिंग जो भी एक रकम तय हुई है, आप वो हमें पूरे साल में 4 क्वार्टर में देनी होती है, वो नहीं देते हो, नया साल शुरू हो जाता है। ये सारी बातें हमेशा होती हैं, CCI बुला लो, NEC बुला लो, ये रहती है, छोटे सूबों को शिकायत रहती है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और क्योंकि हम दोनों को, यानी कि हम PTI दौरे हुकूमत में भी, कि जब इनकी फेडरल में गवर्नमेंट थी और नून लीग की, हमारी यही रहती थी, CCI में ख़त लिखना, CCI में बोलना, उसको अपने CM को जवाब देना असेंबली में कि जी मैंने CCI में ये बात की है, और ये होता है। लेकिन थोड़े से गंडापुर साहब बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं। और अब जहाँ तक बात है, देखिए गवर्नर तो एक सेरेमोनियल पोस्ट है, और कोई उनकी वो बहैसियत कैंडिडेट भी जहाँ से लड़ते हैं कुंडी साहब, वहाँ से अवाम बेशक उन्हें वो नहीं जीते, लेकिन उनका बड़ा एहतराम करते हैं। एक तरीक़ाकार होता है एक बात करने का। आपने और उस तरीके से चलते हैं, हाउस में उनका घर बंद कर दिया, उसके बाद उन्हें ललकारना, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत शुक्रिया मसरत साहिबा। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर देती हूँ, फिर ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। नून लीग के एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, और ईरानी सदर का जो हादसा पेश आया है, किस तरह खत्ते में सूरत हाल तब्दील होगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे ईरानी सदर की अफसोसनाक शहादत के ऊपर और बदलती हुई आलमी सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर सईद ख्वाजा अलकावा साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और मिडल ईस्ट स्पेशलिस्ट भी ने हम कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, काफी अफसोसनाक हादसा ये पेश आया है, और इस हादसे के बाद आज मैं सारे सुबह अखबार भी देख रही थी, इंटरनेशनल जो थे, जो वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि एक ऐसी इंटरनल खला वहां पर पैदा हो गया है ईरान के लिए, ऐसे इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं जिससे खासी मुश्किल सूरत हाल होगी मिडिल ईस्ट में। सर, क्या समझते हैं आप? नहीं जी, मैं इसको ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देख रहा हूँ, और वो देखने का तरीका ये है कि इफ़ यू लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ ईरान, स्पेशली 79 के इनकलाब के बाद का जो आप सिलसिला देखते हैं, ईरान बहुत बड़े बड़े क्राइसिस से गुजरा है। इमाम खुमैनी के ज़माने में भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जब उनके 80 पार्लियामेंट के मेंबर्स मारे गए थे, इकट्ठे मारे गए थे, ठीक है ना, एक ही शॉट के अंदर ब्लास्ट हुआ और ख़त्म हो गए। लेकिन ईरान केम आउट ऑफ दैट क्राइसिस ऑल्सो। सो ये आज का जो ये क्राइसिस है, ज़ाती हादसाती क्राइसिस है, इसको आप कई किस्म के स्पेकुलेशंस भी दे सकते हैं कि जनाब ये इंटेंशनली हुआ है, ये मौसम की ख़राबी की वजह से नहीं हुआ है, इनको हिट किया गया है और ये चले गए इस तरीके से। तो कई तरीके से देखा जा सकता है, और उसकी बुनियादी वजह मैं समझता हूँ ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, आई एम श्योर यू आर इन द नो ऑफ इट,
कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक मुलाकात का सिलसिला भी हुआ है, हाई लेवल मुलाकात जिसको आप कहते हैं, और ये पब्लिकली नोन मुलाकात थी ये, ठीक है ना। सो इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन ये कोऑपरेशन की तरफ जा रहे थे, और ये कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी था मिडिल ईस्ट को स्टेबल बनाने के लिए। ईरान एंड द रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड के अंदर कोऑपरेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये सिर्फ ये इस कोऑपरेशन से फ़ायदा ये होगा जो इंटरनल ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी है ना, जो थोड़ा बहुत जो भी है जी। उसको ओवरकम करने का ये एक तरीका था कि सऊदी अरेबिया के साथ जो प्रिंसिपल एक्टर है मिडिल ईस्ट का, अब उसके साथ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन है। अच्छा, अब ये कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन से किसको तकलीफ पहुंच सकती है या कौन डिस्टर्ब हो सकता है, उसको देखने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं देख रही थी इकोनॉमिस्ट ने आज जो आर्टिकल छापा, उसमें उन्होंने कहा कि ईरानियन प्रेसिडेंट की जो शहादत है वो हाई स्टेक्स पावर की स्ट्रगल को शुरू कर देगी। आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ खत्ते में या फिर खुद ईरान के अंदर कुछ ऐसी ताकतें होंगी जिनके दरमियान कुछ स्ट्रगल शुरू हो जाएगी? देखिए, ये इंटरनल स्ट्राइव जो है ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है। यू हैव टू लिव विद इट, ठीक है ना। ईरान इज़ नो एक्सेप्शन। ईरान एक अच्छे फेज से ज़रूर गुजरा होगा जब इमाम खोमेनी उनके जो टॉप लीडर थे, उनके ज़माने में कोई जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल होता है स्ट्राइव, उसको ओवरकम कर लिया गया था, नहीं था। और था भी तो चूँकि उनका लीडरशिप का इतने हाई लेवल का था कि वो इंटरवीन करके मामले ख़त्म कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ज़ाहिर बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि इंटरनल स्ट्राइव ईरान के लिए कोई मसला है। ये रहेगा, हर सियासी इसके अंदर होता है, जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होगा। वो जाहिर सी ईरान इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक डोमिनेंट पार्टी है जिसके अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, ठीक है ना। और ये जो वाक़या बयान किया जा रहा है, इसके मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि इट वॉज ए सैबोटाज, इनका वो मौसमी ख़राबी की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू मेक दिस काइंड ऑफ स्पेकुलेशन कि जनाब कोई ऐसा था या नहीं, लेकिन इससे नुकसान तो ज़रूर हुआ है ईरान को। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बताइएगा सर, इसराइल के साथ जो ईरान के मामलात रहे और जिस तरह इसराइल ने पहल की फलस्तीन के हवाले से भी, और उसके बाद एक बड़ी एक ऐसी पोजीशन पर ईरान नजर आया जिसे अक्सर लोगों ने पसंद भी किया और अक्सर ने नापसंद भी किया, तो इसराइल पर बड़ी अब इस टाइम शकूक व शुबहात की नजरों से उसको देखा जा रहा है कि शायद इस हादसे से कहीं ना कहीं ताल्लुक हो सकता है। बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज क्रिएट हो रही हैं। तो जाहिर बात है, जब तक सबूत सामने नहीं आते या कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, ये तो बड़ा कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन कुछ फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी मुतासिर हो सकते हैं ईरान के? जी जी, बिल्कुल हो सकते हैं। उसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो देखने की ज़रूरत है कि ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है, मैं समझता हूँ। गाज़ा के अंदर जो लड़ाई हो रही है ना, वो एक बहुत बड़ा है मामला, ठीक है ना। और वहाँ पे जो स्लॉटरिंग हो रही है या मैस किलिंग हो रही है, उसके तरफ से टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है, मैं समझता हूँ। और इसमें मुस्लिम दुनिया की जो साइलेंस है ना, खामोशी जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा अलार्मिंग है, मैं समझता हूँ। सो ईरान स्टूड आउट, ठीक है ना, स्टूड आउट, और उसने अपना एक पैराडाइम दिया है कि लेट अस लुक एट द वर्ल्ड, और क्रिटिकली हमें देखने की ज़रूरत है किसको, इजराइल को, कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है, somebody should be there to put a check to what the Israelis are doing in Gaza। लेकिन अगर मुसलमान आवाज़ नहीं उठाएंगे, फॉर एग्जांपल देखिए, हमारा अपना मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही खामोश डिप्लोमेसी ज़रूर होगी, लेकिन वो लाउड प्रोटेस्ट कोई नहीं है अगेंस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग टू द पैलेस्टीनियंस। उसे तो अब कौन है जो पैलेस्टीनियंस के हक़ में बोलेगा? टू द एक्सटेंट कि पैलेस्टीनियंस गाज़ा से खुद ही कह रहे हैं कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वी विल फाइट आउट आवर ओन केस, हम खुद। और ये इसको हम कहते हैं कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस। और मैं समझता हूँ इसराइल खुद भी इस चीज़ को समझ रहा है कि जो कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस। और डॉक्टर साहब, जो आलमी दुनिया का इस हादसे को लेकर, आप जानते हैं अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात भी किस तरह के हैं। इवन हमारा गैस पाइपलाइन का मंसूबा ईरान के साथ, लेकिन इस वाक़े के बाद एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है। अमेरिका ने भी दिखाया है, रशिया ने भी दिखाया है, चाइना ने भी दिखाया है। सो दे एक्चुअली हैव, बिकॉज़ एक अफसोसनाक वाक़या तो है ही, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा टिल्ट भी बदलेगा ईरान की पोजीशन को लेकर, पाबंदियों को लेकर? देखिए, एक चीज़ प्लीज़ हिस्ट्री के हवाले से देखिए, इस ईरान एक ज़माने में 79 से पहले वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ वो 79 के बाद हुआ।
So significance, geographical significance of Iran is there very much. वो है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते, और अमेरिकन से ज़्यादा बेहतर इसको कोई नहीं जान सकता है. सो अमेरिका वो डेफिनेटली अपने डिप्लोमेटिक सर्कल के ज़रिए ज़रूर कोशिश करेगा कि कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिससे एक सॉफ्ट पेडलिंग हो सके, और वो जो एक हॉस्टिलिटी वाला परसेप्शन है ना, उसको टोन डाउन किया जाए. और मैं समझता हूँ कि ये वाक़या जो है ना, इट इज़ फॉर द अमेरिकन इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मैं समझता हूँ. तो वो सिंपथाइज भी कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये सही जो वाक़या हुआ है. उन्होंने जाहिर सी बात सारे पूरी दुनिया ने इस चीज़ को हमदर्दी का इजहार किया है. तो अमेरिका इज़ वन ऑफ तो डॉक्टर साहब, अब आपको आफ्टर द ईरानी सदर के बाद अब उनकी जगह लेते हुए आपको कौन नजर आ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि किसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, और आलमी दुनिया किसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, ये तो जाहिर सी बात, आलमी दुनिया उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे जो भी वहाँ आएगा, ठीक है ना. वो उनका इंटरनल मामला है. ईरान इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स. सो दे विल बी एबल टू, अभी बल्कि उन्होंने वक्ती तौर पे एक नामजद भी कर दिया है, ठीक है ना. जिनको नामजद किया है, ही इज़ ऑलरेडी देयर नाउ, इसका मतलब इन प्लेस है, ठीक है ना. जैसे इन प्लेस आ गए हैं, जाहिर सी बात वो हालात को संभालने की कोशिश करेंगे, और वो जाहिर सी बात है इंटरनली जितना आप स्ट्रांग होंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर को ना बर्दाश्त करने में आपके लिए आसानी होगी. और ईरान, देखिए ना, बहुत सारे सैंक्शंस भी है ईरान के ऊपर, ठीक है ना. अब ये क्राइसिस में जो नई लीडरशिप, आप लीडरशिप तो वही है, मतलब कहने का मकसद ये लीडरशिप जो नए आए हैं ना उनकी जगह पे, वो जाहिर सी बात है सॉफ्ट पेडलिंग करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि जब आप ईरान के अंदरूनी हालात को आप देखते हैं ना, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ईरान नीड्स कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स. कंपटीशन भी चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट भी चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, ठीक है ना. ये 3 C's आर इम्पॉर्टेंट. कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन भी है, लेकिन कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है. और वो कोऑपरेशन का अच्छा सर, सोशल मीडिया, आप जानते हैं डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया इज एक्चुअली नोन फॉर द डिसइंफॉर्मेशन, और इसलिए भी अब बड़ा इसको मोहतात तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है. तो इस वाक़े के बाद एक बड़ा अजीब सा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि शायद सैटेलाइट वेदर डेटा जो था ईरानियन सदर के जहाज के टाइम पे, उसको गायब कर दिया गया, और जितने भी असैसिनेशन थे ये एक्सपेक्टेड थे. ऐसी जो कोई थ्योरी है वो आपकी नज़र से भी गुजरी है? जी जी, ये मैंने इसे देखा है बड़े गौर से, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जो है ना, ये एक कैलकुलेटेड ये डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए किया गया है, क्योंकि ये वाक़या तो हो गया है, ठीक है ना. अब इसमें जाहिर सी बात है, इफ़ यू लुक बैक इनटू द हिस्ट्री ऑफ CIA, उसके जब आप हिस्ट्री को देखते हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट तो है ना हर जगह पे. तो वन कैन नॉट रूल आउट, जिसने भी हिस्ट्री को केयरफुली एग्जामिन किया है और हिस्ट्री को देख रहे हैं, वो ये रूल आउट नहीं करेंगे इस पॉसिबिलिटीज़ को कि किसी ना किसी तरह से CIA की इन्वॉल्वमेंट होगी. अगर ना भी हो, इन्फॉर्मेशन तो है उनके पास, डेटा तो सारा है उनके पास. ये मूवमेंट का भी डाटा उनके पास होता है, जब मूव कर रहे होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे. रिसेंटली जो सऊदी अरेबिया के साथ रैपरोशमा हुआ है, वो भी एक सिग्निफिकेंट मैं समझता हूँ कि मूवमेंट टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन है. एंड दिस ऑफ कोर्स, लेकिन ये बीच में जो गाज़ा वाला सिलसिला आया है ना, कि इजरायली बॉम्बिंग हुई और वहाँ पर पे गाज़ा में वहाँ से मामलात ज़्यादा, जी वहाँ से जो मामलात, कि वो अब इन गाज़ा के लोगों को सपोर्ट करने में जाहिर सी बात है, हम और आप जैसे सोशल साइंटिस्ट हैं, वो देखते हैं कि वेयर आर दे गेटिंग दिस स्ट्रेंथ फ्रॉम. तो स्पेकुलेशन आमतौर पे जाता है ईरान की तरफ. बट ईरान इज़ नॉट दी ओनली एक्टर. you have to look into the role of the multinational companies जो होते हैं, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, इनका रोल को भी देखने की ज़रूरत है, जो अभी तक नज़रअंदाज किया जा रहा है. मैं समझता हूँ कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरीज होते हैं वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होता है. So डॉक्टर साहब, डू यू थिंक दैट इस पूरी सूरत हाल में अगर फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट रहती है, सो पाकिस्तान वुड आल्सो बी मेंटेनिंग द फॉरेन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, और इसमें भी कोई खास तब्दीली नहीं आने वाली? नहीं, पाकिस्तान, देखिए, पाकिस्तान इज़ इंटरनली पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है ना. जाहिर सी बात, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे आके खेलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है. एंड मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहुत ही मुहतात तरीके से चलना पड़ेगा. देखिए, हमारा परमानेंट जो है नेबर है ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बुरे वक्त में भी अच्छे रहे, मैं समझता हूँ. वी टुक अ वेरी वेरी केयरफुल पॉलिसी ओरिएंटेशन हमारी है ईरान की तरफ.
देखिए टर्की को आप देख लें, टर्की हैज़ मेंटेन्ड अ वेरी वेरी सेंसिबल किस्म का ये प्रोफाइल रहा है उनका इस सारे मामले के अंदर, आप देख लें क्योंकि ईरान। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा हमारे लिए तो ये भी है ना कि अभी ईरानी सदर का दौरा हुआ भी, और जी पाकिस्तान के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसके पाइपलाइन में थे। जी तो बिल्कुल आई होप कि अब चीजें जो हैं, अब देखते हैं वो किस नहज पे जाके चलती हैं। बहुत जी शुक्रिया डॉक्टर साहब जी आपका, थैंक यू जी, और थैंक बड़े यू मुफस्सिल तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन किया कि सूरत हाल कितनी तब्दील हो रही है। लेकिन जी जो भी हो, मैं आज देख रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि जो गजा के मुसलमान हैं, वो आज काफी दुखी भी नजर आए, और ट्वीट्स और जिस तरह इजहार किया जा रहा है उनकी वफात पर दुख का। बहरहाल जनाब, सूरत हाल मजीद बदलेगी और देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में खत्ते में क्या चेंजेस आएंगी और कौन अब उनकी जगह लेगा ईरान के अंदर। मुझे दीजिए इजाजत, कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह।